बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स बेसिकली एक जर्मन मिलिट्री इंजीनियर था। तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक लॉ दिया था और उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होती है जो किसी भी चार्ज के ऊपर एक्ट करती है, दो चार्जेस के माबैन एक्ट करती है, वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का जिक्र आया है, मैग्नीट्यूड की बात की है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और उसने ये भी कहा था कि वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप दो चार्जेस ले लें, या आपके सामने दो चार्जेस ड्रा किए गए हैं, बेशक वो चार्जेस अपोजिट हों या सेम चार्जेस हों, उन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फ़ोर्स एक्सर्ट होगी और वो जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होगी उसको हम एफ ई से डिनोट करेंगे। ठीक है। और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात आई है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज भी लें, जैसे कि Q2 चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। मतलब कि अगर आपका Q1 चार्ज पॉजिटिव है और Q2 जो चार्ज है वो अगर नेगेटिव भी है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद एफ ई जो है वही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आर स्केयर के। एफ ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो ये आपके पास इस फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन, एफ ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और आर स्केयर। और आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो k होगा। तो एफ ई इक्वल आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब यहाँ पर k क्या चीज़ है? k इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और k इक्वल किसके होता है? k इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट जो है ये, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी या फ्री स्पेस। परमिटिविटी या फ्री स्पेस का मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई जो खला मौजूद है, कोई जो स्पेस मौजूद है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने के लिए जो परमिशन दी जाती है उसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी बेसिकली जो वर्ड निकला है ये परमिशन से निकला है। जैसे आपने परमिट का वर्ड सुना होगा, तो परमिटिविटी या फ्री स्पेस का मतलब है कि फ्री स्पेस के अंदर किसी भी चार्ज को फ्लो करने के लिए जो परमिशन दी जाती है उसका जो रेट होता है उसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि एफ इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी? एफ ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसकी देखते हैं वेक्टर फॉर्म को। वेक्टर फॉर्म जो है, आपको पता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं फिज़िक्स की क्लासेस में, कि जो कोई भी वेक्टर होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हमारे पास फिर यहाँ पर जो एफ वेक्टर आएगा वो किसकी इक्वल होगा? एफ इंटू एफ यूनिट वेक्टर। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अब हम दो फोर्सेस यहाँ पर बेसिकली एग्जर्ट होंगी। एक होगी F12
और एक होगी F21। F12 इक्वल होगी 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर 12। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैं बताता चलूँ कि F12 का मतलब क्या है। F12 इसको हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है चार्ज 1 से चार्ज 2 पर। चार्ज 1 जो चार्ज 2 पर फोर्स एक्ट कर रहा है, चार्ज 1 चार्ज 2 पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उस फोर्स को कहा जाता है F12, मतलब 1 से 2 तक। ठीक है, चार्ज 1 चार्ज 2 पर जो, इसी तरह सेम जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, R12। ठीक है, R12। अब R12 हमें क्या डिनोट कर रहा है, R12 हमें इस फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है कि ये फोर्स जो है ये चार्ज 1 से चार्ज 2 पर लग रही है, इसलिए हमने इसके यूनिट वेक्टर को R12 लिखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी फोर्स होगी F21। तो F21 वो फोर्स होगी जो चार्ज 2 चार्ज 1 पर लगाएगा। ज़ाहिर बात है, अगर चार्ज 1 चार्ज 2 पर कोई फोर्स लगा रहा है तो चार्ज 2 जो होगा, जो Q2 चार्ज है, वो भी तो चार्ज 1 पर कोई फोर्स लगाएगा ना, बेशक वो रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की है। उस चीज़ से हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है, हमने बस ये कंसिडर करना है कि चार्ज 2 जो है, Q2 जो चार्ज है, वो चार्ज 1 पर फोर्स लगा रहा है और उस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F21 से, मतलब चार्ज 2 से चार्ज 1 पर जो फोर्स लग रही है, और वो इक्वल होगी 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R21। अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है R21, वो हमें बता रहा है कि बेसिकली R21 जो है वो इसका यूनिट वेक्टर है। तो R21 हमें बता रहा है कि ये जो फोर्स है ये चार्ज 2 से चार्ज 1 पर लग रही है। ठीक है, तो आप जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि किसी भी एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो दोनों होते सेम हैं, दोनों बराबर होते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन फोर्सेस को जो है वो क्या लिख लेंगे, F12 इज़ इक्वल टू माइनस F21। अब ऊपर आप देख चुके हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो आई थी ये सेम आई थी। ठीक है, ये आपके सामने दोनों फोर्सेस लिखी हैं। F12 जो है वो भी 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर है, और F21 भी सेम यही फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी, जो चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा और जो चार्ज 2 चार्ज 1 पर फोर्स लगाएगा, वो दोनों फोर्सेस सेम होंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। क्लियर है कि मतलब चार्ज 1 की डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड है तो चार्ज 2 की डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस होती तो बराबर हैं, F12 F21 की इक्वल होता है, बट जो नेगेटिव का साइन लगा हुआ है F21 के साथ, ये हमें बता रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। क्लियर है, उसके बाद हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ मीडियम को, कि मीडियम का क्या अफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ, जो कूलम्स ने लॉ जो डिराइव किया था, वो चार्ज वो जो लॉ है, सॉरी वो जो लॉ है वो दो चार्जेस के माबैन है, लेकिन वहाँ पर मीडियम का ज़िक्र नहीं है। तो अगर कोई भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हाइल हो जाए, ठीक है, जैसे ये आपके सामने एक मीडियम ड्रॉ किया गया है, तो ये जो मीडियम होता है ये कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे दो चार्जेस आपके सामने Q1 और Q2, Q1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया, Q2 को नेगेटिव ले लिया, तो इनके दरमियान मीडियम, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लें आप, मतलब इन दोनों चार्जेस को आप उठा के पानी में रख दें। ठीक है, पहले ये फ्री स्पेस के अंदर मौजूद थे, तो अब आपने इन दोनों चार्जेस को किसके अंदर रख दिया, पानी के अंदर। अब इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है वो वाटर है। अब उसके लिए जो इक्वेशन बनती है मीडियम के लिए, वो इक्वेशन है एफ आर इज इक्वल टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर। पहले हमने इस फोर्स को लिखा था एफ ई, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको एफ आर, और एफ आर जो है वो इक्वल है एफ ओवर एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है,
एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता। एप्सिलॉन आर बेसिकली चीज़ क्या है? एप्सिलॉन आर एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता। और एप्सिलॉन आर किस चीज़ का कांस्टेंट है? ये होता है किसी भी जो मीडियम की, कोई भी जो आप मीडियम यूज़ करते हैं चार्जेस के दरमियान, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। अब जैसे वाटर है, तो हम यहाँ वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो वाटर जो होता है उसकी जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 78 होती है। ये आपके सामने मैंने लिखी हुई है। आपकी जो बुक है उसके ऊपर टेबल भी एक बना होगा। अगर आप कूलम्स लॉ को कहीं पर पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक साथ टेबल बना होता है एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ का। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हर एक मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। कुछ मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू कम होती है, कुछ के लिए ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है मीडियम की थिकनेस पर और मीडियम की डेंसिटी पर। ठीक है, कि मीडियम कितना डेंस है। मीडियम जितना डेंस होगा, मीडियम की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी, उतनी एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने वाटर लिया हुआ है मीडियम दो चार्जेस के दरमियान, तो वहाँ पर जो उसका फ़्लो होगा, जो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स होगी, वो 1/78 टाइम्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये बनता है, ये फोर्स बनती है एफ आर, वो इक्वल आ जाती है। क्योंकि एफ़ हमारे पास किसकी इक्वल था? एफ़ हमारे पास इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। और हमने यही वैल्यू लेनी है एफ़ की यहाँ पर। एफ़ आर इक्वल आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। आप 1/एप्सिलॉन आर की जगह आपने एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करनी है। अगर वाटर आप लेंगे तो उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 78। ये तकरीबन 78 ही होती है, 78.2 समथिंग। तो यहाँ पर आप 1/78 जब पुट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो 1/78 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये होता है इस पर मीडियम का इफेक्ट। तो ये जो फाइनल इसकी इक्वेशन आती है वो बनती है एफ आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो हर एक मीडियम का जो इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो मीडियम का इफ़ेक्ट है वो मीडियम की थिकनेस और उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि वो मीडियम कितना डेंस है। उस लिहाज से जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो वेरी करती है, या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप 1/एप्सिलॉन आर यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास एफ़ आर की वैल्यू आ जाती है। तो ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। ठीक है, इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर इसकी इक्वेशन है, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म की डेरिवेशन है, फिर उसके बाद मीडियम ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम है।